हेलो बच्चों। आज बच्चों हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जिसका आपको क्या है कि बहुत दिन से इंतजार था बच्चों। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है, ये मैकेनिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। जब आप क्या है कि काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, चाहे आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, चाहे सेंटर मास पढ़ेंगे, चाहे आप बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, चाहे आप एसएचएम पढ़ेंगे, चाहे आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, कहीं भी किसी भी तरीके का क्या है कि फिजिक्स में आप एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की क्या है कि किसी न किसी तरीके से हमें जरूरत पड़ती है। इस चैप्टर के अंदर क्या है कि बच्चों हमें क्या चीजें पढ़नी है। न्यूटन नाम का जो साइंटिस्ट है बच्चों, इसने पहले क्या है कि 3 लॉज प्रिस्क्राइब किए हैं, जिन्हें हम जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से। इसके अंदर क्या है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ आता है, जिसे हम जानते हैं बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। इसके बाद आता है बच्चों सेकेंड लॉ, और इसके बाद आता है बच्चों थर्ड लॉ। जो थर्ड लॉ जो होता है उसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ बच्चों, ये फोर्स को क्या है कि मैथमेटिकली डिफाइन करता है, जबकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ये फोर्स को क्या है कि क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है। ओके बच्चों, जब आप क्या है कि न्यूटन्स लॉज की स्टडी कर लेंगे बच्चों, इसके बाद इस चैप्टर में हम आपको क्या है कि वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेज एंड फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताएंगे। एंड जब फ्री बॉडी डायग्राम एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेज को आप देख लेंगे बच्चों, तो इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे बच्चों, हम आपको बताएंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम के अंदर बच्चों 2 टाइप का इक्विलिब्रियम आएगा, एक आएगा ट्रांसलेस इक्विलिब्रियम, एक आएगा बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये सब चीजें क्या है कि यहाँ पे पढ़नी है। इसके बाद बच्चों आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कंस्ट्रेंट रिलेशंस। कंस्ट्रेंट रिलेशंस के अंदर बच्चों आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, यहाँ पढ़ेंगे पुली कंस्ट्रेंट, यहाँ पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट, इस टाइप की, तथा इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इसके बाद बच्चों क्या है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जनरल क्या है कि प्रॉब्लम्स जो आएंगी, जैसे क्या है कि पुली बेस्ड प्रॉब्लम आएंगी, ब्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, सूडो फोर्स आएगा। इन सब चीज़ों का क्या है कि एक एक करके हम बच्चों डिस्कशन करेंगे। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन के बच्चों क्या है कि 3 लॉज हैं। ये बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में। जो बच्चों जैसा आपको बताया कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसे जानते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। इसे बच्चों हम जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। फिर आपको बात बता रहे हैं बच्चों सेकेंड लॉ के बारे में। जो फर्स्ट लॉ जो है बच्चों, ये क्या है कि फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है। फर्स्ट लॉ जो है बच्चों, ये फोर्स की, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है बच्चों ये है, इट डिफाइंस द फोर्स क्वालिटेटिवली। डिफाइंस फोर्स क्वालिटेटिवली। ये बच्चों फोर्स को क्या है कि क्वालिटेटिवली डिफाइन करता है। मीन्स फोर्स को ये क्या है कि मैथमेटिकली डिफाइन नहीं करता। मीन्स क्या है कि मोशन के कोज को एक्सप्लेन नहीं करता बच्चों। इट डज नॉट एक्सप्लेन द मोज ऑफ कोज, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कोज ऑफ मोशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन बच्चों, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कोज ऑफ मोशन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है बच्चों, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कोज ऑफ मोशन, मोशन के कोज को ही एक्सप्लेन नहीं करता है। ओके बच्चों, जिसे अभी अपन देखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है कि जो इनर्शिया है बच्चों, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है कि बच्चों इनर्शिया क्या चीज है, मास का मेजर होता है इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। बच्चों इनर्शिया क्या चीज है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी ट्राइज टू अपोज एनी चेंज
इन द ट्रांसलेस स्टेट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अपॉन इट। बच्चों इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया क्या है कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद इसकी ट्रांसलेस स्टेट में क्या है कि चेंज को अपोज करने की क्या है कि बारे में बताती है। मास जो है इनर्शिया का मेजर होता है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है बच्चों, इनर्शिया उसका ज्यादा होता है। तो ज्यादा इनर्शिया और कम इनर्शिया से हमें क्या पता चलता है बच्चों? जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और बच्चों जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसमें फोर्स लगाने के बाद ट्रांसलेस स्टेट में चेंज को अपोज करने की क्या है कि कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके बच्चों, जैसे बच्चों एक चलती हुई कार है और एक चलती हुई ट्रेन है। तो चलती हुई ट्रेन का क्या है कि हमें क्या है कि रोकना डिफिकल्ट है। किसके कंपैरिजन में? चलती हुई कार के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि क्या है कि कार का मास ज्यादा, क्योंकि क्या है कि बच्चों क्यों क्योंकि बच्चों ट्रेन का मास ज्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है। कार का मास कम है, कार का इनर्शिया कम है। तो ट्रेन के इनर्शिया में क्या है कि ट्रेन की हमें बच्चों ट्रांसलेस स्टेट में चेंज करने के लिए कंपेरेटिवली ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। किसके कंपैरिजन में? कार के कंपैरिजन में। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों इनर्शिया का क्या मतलब होता है। इनर्शिया हमें क्या बताता है? जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, और जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी ट्रांसलेस स्टेट में चेंज करने के लिए कंपेरेटिवली ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। फिर से आप क्या है कि एग्जाम्पल को सुन लीजिए। एक क्या है कि जैसे कार है रुकी हुई है, और एक क्या है कि ट्रेन भी रुकी हुई है। तो रुकी हुई कार को क्या है कि चलाना कंपेरेटिवली आसान है। किसके कंपैरिजन में? ट्रेन के कंपैरिजन में। ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि कार का मास कम है बच्चों ट्रेन के कंपैरिजन में, तो कार का इनर्शिया कम है ट्रेन के कंपैरिजन में। तो कार की ट्रांसलेस स्टेट में चेंज करने के लिए कंपेरेटिवली हमें ट्रेन के कंपैरिजन में कम फोर्स की जरूरत होगी। ओके बच्चों, लेकिन एक बात और जान लीजिए बच्चों, ज्यादा इनर्शिया क्या है कि हमें किस बात में हेल्प करता है? किसी बॉडी का ज्यादा इनर्शिया उसकी क्या है कि कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। क्यों बच्चों? जैसे एक चलती हुई ट्रेन है, जब ट्रेन चल रही होगी, ट्रेन की अगर आपको क्या है कि स्पीड चेंज करनी है, तो ट्रेन की स्पीड चेंज करने के लिए हमें कंपेरेटिवली ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। एक साइकिल है, उसकी स्पीड को कोई भी चलती हवा चेंज कर सकती है, लेकिन ट्रेन की स्पीड को बच्चों क्या है कि हवाएं चेंज नहीं कर सकती। ट्रेन की स्पीड को क्या है कि ट्रेन का ड्राइवर ही चेंज कर सकता है। तो ट्रेन की स्पीड को चेंज करने के लिए कंपेरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड इन कंपैरिजन टू साइकिल। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये फर्स्ट लॉ जो है ये फोर्स को क्या है कि मैथमेटिकली डिफाइन नहीं करता, ये खाली फोर्स को क्या है कि क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है, मोशन के कोज को एक्सप्लेन नहीं करता। इसका जनरल स्टेटमेंट बताते हैं बच्चों फर्स्ट लॉ का। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है बच्चों तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक बच्चों? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे। कोई बॉडी बच्चों रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इफ ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन सो until and unless some external force is applied upon it। ये बच्चों क्या है कि फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। तो आपको बताते हैं बच्चों स्टेटमेंट। if a body is in state of rest or motion it will remain so until and unless some external force is applied upon it। ये बच्चों फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है हमारे पास। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक बच्चों? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। मीन्स क्या है कि इट इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द ट्रांसिट स्टेट ऑफ द बॉडी। ओके, अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर आप उसे मोशन में लाना चाहते हैं तो भी आपको फोर्स लगाना होगा। कोई बॉडी मोशन में अगर आप उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं तो भी आपको फोर्स लगाना होगा। ओके, लेकिन बच्चों ध्यान रखिए ये फोर्स की केवल क्या है कि क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है, क्वांटिटेटिवली डिफाइन नहीं करता, मैथमेटिकली डिफाइन नहीं करता। कैसे बच्चों? देखिए इलस्ट्रेशन देखिए।
देखो बच्चों, यहां पर क्या है कि एक सिंपल इलस्ट्रेशन आपको बता रहे हैं। यहां पे क्या है कि आपको एक ट्री दिखाया हुआ है बच्चों। इस ट्री के अंदर बच्चों क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए मैंगो लटके हुए हैं बच्चों। एक मैंगो बच्चों क्या है कि इधर से लटका हुआ है, और एक मैंगो बच्चों क्या है कि इधर से लटका हुआ है। और एक व्यक्ति इन मैंगो को, ये लेफ्ट साइड का मैंगो है, मैंगो नंबर 1, ये राइट साइड का मैंगो है, मैंगो नंबर 2। अब क्या है कि कोई व्यक्ति इस मैंगो को डिटेच करने की कोशिश करता है ग्राउंड से, और ग्राउंड से डिटेच करने के लिए क्या करता है बच्चों, यहाँ पर क्या है कि वो क्या है कि इसको स्ट्रिंग से क्या है कि पुल करता है। तो जब बच्चों क्या है कि लेफ्ट साइड के मैंगो को क्या है कि ये मैंगो, लेफ्ट साइड के मैंगो को क्या है कि यदि स्लोली पुल करने की कोशिश की जाती है, कैसे, जब बच्चों यहाँ स्लो पुल दिया जाता है तो क्या होता है, जब भी बच्चों क्या है कि यहाँ पे स्लो पुल दिया जाता है तो ये मैंगो डिटेच नहीं होता, बल्कि क्या है कि कनेक्टिंग ब्रांच मैंगो के साथ हिलने लगती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जब हम क्या है कि मैंगो को स्लो पुल देते हैं तो क्या है कि कनेक्टिंग ब्रांच जो है उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि सफिशिएंट टाइम मिलने की वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मैंगो क्या नहीं होता बच्चों, डिटेच नहीं होता है। ओके, तो हमने क्या बोला बच्चों, ऑन गिविंग स्लो पुल टू मैंगो, द मैंगो डू नॉट गेट डिटेच। बल्कि क्या होता है बच्चों, कनेक्टिंग ब्रांच जो है सफिशिएंट टाइम मिलने की वजह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसका इनर्शिया ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो गया, और मैंगो जो है ब्रांच के साथ हिलने लगा। जबकि राइट साइड के मैंगो को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम क्या है कि स्ट्रॉन्ग जर्क दे रहे हैं, सफिशिएंट क्या है कि फोर्स लगा रहे हैं, सडन जर्क दे रहे हैं, तो ये मैंगो क्या होता है, डिटेच हो जाता है। और इसका रीजन क्या बताता है फर्स्ट लो, कि यहाँ पे क्या है कि कनेक्टिंग ब्रांच को पता ही नहीं चला कि कब किसने क्या है कि मैंगो को डिटेच करने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रांच तो क्या है कि रेस्ट पोजिशन बनी रहती है, और मैंगो डिटेच हो जाता है कब, जब अपन सडन फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, ऑन गिविंग, ऑन गिविंग सडन जर्क द मैंगो गेट्स डिटेच। लेकिन बच्चों क्या है कि फिर से बात याद रखिए, यहाँ पे हमने क्या है कि किसी ने कितना फोर्स लगाया, कम फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगाया, ये बात यहाँ पे नहीं बता रखी है। मैंगो का क्या है कि वेट कितना है, कनेक्टिंग ब्रांच की ज्वाइंट स्ट्रेंथ कितनी है, ये कुछ भी नहीं बोला गया है। केवल एक रफ स्टेटमेंट बोला गया है कि स्लो पुल देंगे तो मैंगो डिटेच नहीं होता है, और स्ट्रॉन्ग पुल देंगे तो मैंगो डिटेच हो जाता है। तो ये क्या है कि फोर्स की क्या है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं देता, मोशन के कोर्स को एक्सप्लेन नहीं करता, खाली क्या है कि क्वालिटेटिव बात करता है कि धीरे धीरे लाएंगे, स्लो स्लो पुल देंगे तो मैंगो डिटेच नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग पुल देंगे तो मैंगो डिटेच हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये क्या है कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसका स्टेटमेंट आपको बता दिया। अब आपको बच्चों क्या है कि बताते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। लेट्स स्टार्ट। न्यूटन सेकंड लॉ। बच्चों न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये क्या है कि फोर्स को मैथमेटिकल डिफाइन करता है। इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ मोशन, और इसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, किसी भी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है बच्चों। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है कि न्यूटन का सेकंड लॉ है। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर क्या है कि लार्ज फोर्स कम टाइम इंटरवल के लिए ऑपरेट हो बच्चों, तो फोर्स एंड टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, जो इंपल्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, डीपी इक्वल लिख सकते हैं बच्चों एफ डी टी। इसे बोलते हैं बच्चों इंपल्स। इसे नाम से जानते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स इक्वल टू होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इक्वल टू होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम।
तो याद रखिए, जब कोई बड़ा फोर्स, जब कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स कंपेरेटिवली कम टाइम इंटरवल के लिए क्या है कि ऑपरेट होता है, तो फोर्स एंड टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है उसे बोलते हैं हम चेंज इन मोमेंटम, जो किसके इक्वल होता है बच्चों, इम्पल्स के। ये है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। अब आपको बात बता रहे हैं बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। लेट्स स्टार्ट, जिसे अपन क्या है कि एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये है बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ। इसे हम जानते हैं बच्चों एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इसे एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से इसे हम जानते हैं। और बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। हमने बोला बच्चों to every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. And बच्चों action and reaction always acts on different bodies. Action and reaction always acts on different bodies. बच्चों कोई भी एक्शन हो सकती है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, और एक्शन के खत्म होते ही रिएक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। टू बी एक्शन रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे क्या है कि कुछ खास क्या है कि कंडीशंस हैं जब आप बता सकते हैं दो फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, एक्शन के खत्म होते ही रिएक्शन खत्म हो जाने चाहिए, दोनों के क्या है कि नेचर ऑफ फोर्स सेम होने चाहिए। अगर एक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है तो दूसरे फोर्स को भी क्या है कि बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होना पड़ेगा, तभी वो एक्शन रिएक्शन पेयर बन पाएंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारी क्या है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होने की कंडीशन है। जैसे आपको एक इलस्ट्रेशन बताते हैं जिससे आपको क्या है कि एक्शन रिएक्शन पेयर आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है बच्चों जिसका मास एम है। यहाँ पे ये एम जी इसका वेट लग रहा है, और ये क्या है कि ग्राउंड से कॉन्टेक्ट सरफेस लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन है। जब ये ब्लॉक बच्चों क्या है कि कॉन्टेक्ट सरफेस पे रखा है, ग्राउंड पे रखा है, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इस एम जी के इक्वल मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन ये बच्चों एन और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर क्यों नहीं बना रहे हैं? पहली बात तो क्या है कि दोनों एम जी और एन दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, इसलिए क्या है कि एक्शन रिएक्शन पेयर हो ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अगर इस ब्लॉक को क्या है कि अपन हवा में छोड़ें तो बच्चों एम जी लगेगा लेकिन एन गायब हो जाएगा लेकिन ऐसा एक्शन रिएक्शन पेयर में नहीं होता। एक्शन रिएक्शन पेयर में बच्चों क्या होता है, एक्शन के खत्म होते रिएक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों एन और एम जी क्या है, दे आर सिंपली बैलेंसिंग फोर्सेज। हियर एन एंड एम जी क्या है बच्चों, एन एंड एम जी आर यहां पे बच्चों एन एंड एम जी आर बैलेंसिंग फोर्सेज। दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके बच्चों, ये यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर आपको देखना है तो इधर आपको एग्जांपल बताते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस एग्जांपल में तो क्या है कि एन और एम जी क्या नहीं है बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि ब्लॉक रखे हुए हैं बच्चों, M1 M2 मास के दो ब्लॉक रखे हुए हैं जैसा आपको फिगर दिखा रखी है। यहाँ पे अपने फोर्स लगा है F। अब ये M1 मास का जो ब्लॉक है, जो M2 मास के क्या है कि ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रहा है, इसको नाम दे रहे हैं अपन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1।
और ये क्या है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि N21 एंड N12 ये एक्शन रिएक्शन पेयर है बच्चों, क्योंकि इनके डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, और किसी एक के खत्म होते ही दूसरा ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाता है। अगर ये F खत्म हो जाएगा तो N12 भी खत्म हो जाएगा, N21 भी खत्म हो जाएगा। सो दे आर फॉर्मिंग एक्शन रिएक्शन पेयर, दे आर ए सेट ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं। ओके, तो आपको बच्चों क्या है कि हमने आज के लेक्चर के अंदर बताया कि न्यूटन के 3 लॉज हैं बच्चों, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ के बारे में बताया कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। सेकंड लॉ क्या है कि फोर्स को मैथमेटिकली डिफाइन करता है। और थर्ड लॉ आपको बताया कि एक्शन रिएक्शन पेयर के नाम से उसे जानते हैं बच्चों। अब क्या है कि अगले वाले लेक्चर के अंदर आपको क्या है कि बच्चों फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो आपको बताएं उसमें क्या है कि सेकंड लॉ के ऊपर बेस किया है कि कुछ इलस्ट्रेशंस आपको और बताएंगे, ताकि क्या है कि लॉज की आपको क्या है फंडामेंटल वे में और बेटर क्लैरिटी मिले। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम एंड वेरियस फोर्सेज। और जैसा आपको क्या है कि शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों, तो सीक्वेंस में चैप्टर क्या है कि इसी तरीके से चलता जाएगा बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।